यूनिट 4। किसी भी शिक्षण संस्थान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य का स्थान किसी भी शिक्षण संस्थान में होता है निर्देशक का, योग्य पथ प्रदर्शक का, पर्यवेक्षक का। उपरोक्त सभी। प्रधानाचार्य का स्थान किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं होता है निरीक्षक का, अनुभवी परामर्शदाता का और दोनों, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण संस्थान के प्रत्येक कार्य एवं भाग में प्रधानाचार्य की निरीक्षक का व्यवहार का, सोच और निर्णय की छवि प्रतिबिंबित होती है। प्रधानाचार्य का नेतृत्व करता है शिक्षकों का, कर्मचारियों का, विद्यार्थियों और अभिभावकों का। उपरोक्त सभी का। शिक्षण संस्थान में कौन सी परिस्थितियां प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व एवं कार्यशैली की कहानी कहते हैं? उन्नति एवं पतन की, मानसिकी, भौतिक वातावरण की। उपरोक्त सभी। एक प्रधानाचार्य शिक्षण संस्थान के लिए किसके समान होते हैं? एक नेता, रीढ़ की हड्डी, कप्तान। उपरोक्त सभी। विद्यालय का नेता, कप्तान, रीढ़ की हड्डी होता है प्रधानाचार्य। किसी विद्यालय कार्यकुशलता, गुणवत्ता, विद्यालय का स्तर, वातावरण आदि प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व, वृत्तिक दक्षता, कार्य कौशल पर निर्भर करती है। विद्यालय प्रशासन तथा प्रबंधन का मुख्य घटक है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व होता है प्रशासन करना, पर्यवेक्षण करना और दोनों। विद्यालय का शैक्षिक प्रारूप, अनुशासन, व्यवस्था और प्रबंधन का नियंत्रण। उपरोक्त सभी प्रधानाचार्य की प्रबंधन कुशलता का परिणाम होता है। विद्यालय के पर्यावरण में प्रधानाचार्य किसके समान कार्य करता है? चंद्रमा के समान। पीसी रेन ने पानी के जहाज के इंजन की उपमा किसे दी है? प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य की वृत्तिक प्रतिबद्धता का परिणाम होता है विद्यालय का स्वास्थ्य, विद्यालय का चरित्र। और प्रधानाचार्य को उपमा दी गई है सील मोहर की। विद्यालय का प्रशासक, नेता, नियंत्रक, उद्योग निर्देशक, प्रबंधक, समन्वयक, अधीक्षक, परामर्शदाता, निर्देशक, शिक्षक, अभिभावक तथा वित्त नियंत्रण आदि होता है प्रधानाचार्य। आज के संदर्भ में शिक्षक, निर्देशक, दार्शनिक और प्रबंधक माना जाता है प्रधानाचार्य। विद्यालय की शिक्षा संचालन की धुरी होता है प्रधानाचार्य। विद्यालय संबंधी सभी क्रियाओं का परोक्ष अपरोक्ष रूप से व्यवस्था तथा संस्थान करता है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य के संबंध में सत्य कथन है। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाचार्य का विशेष स्थान होता है। प्रधानाचार्य को प्रशासक और पर्यवेक्षक के से अधिक उत्तम प्रबंधन होना आवश्यक है। प्रधानाचार्य की भूमिकाओं का क्षेत्र बृहद है। उपरोक्त सभी। प्रधानाचार्य के कथन संबंध में असत्य कथन है। शैक्षिक प्रसार, प्रगति, वातावरण, गुणवत्ता का मुख्य बिंदु प्राचार्य होना। प्रधानाचार्य विद्यालय की शिक्षा में विद्यार्थियों को नेतृत्व प्रदान करता है। विद्यालय में प्राचार्य एक आदर्श होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रधानाचार्य विद्यालय की गतिविधियों से संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं तथा उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास हेतु निर्देशन प्रदान नहीं कर सकता है। कथन है जेबी सीयर्स का। घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में मुख्याध्यापक का होता है। यह मोहर के समान है और स्कूल लाख के समान है। यह संगठन करता है, नेता है, कार्य निर्देशक है, संयोजक है, अभ्यास है, अध्यापक है और मित्र है। कथन है पीसी रेन का। विद्यालय का मुख्याध्यापक या प्राचार्य शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। एक प्रभावशाली नेता के रूप में उसी की योग्यता पर ही विद्यालय पद्धति की सफलता निर्भर करती है। कथन है डॉक्टर जसवंत सिंह का। प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं अध्यापक एवं कर्मचारी, छात्र, अभिभावक। उपरोक्त सभी। प्रधानाचार्य की भूमिका होती है शिक्षक की, अधीक्षक की, वित्त नियंत्रक की। उपरोक्त सभी। प्रधानाचार्य का प्रमुख कार्य है शिक्षा से संबंधित कार्य, शिक्षण के वित्त संबंधित कार्य, अधिकारियों कर्तव्यों को सौंपने संबंधित कार्य। उपरोक्त सभी। प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का अति आवश्यक गुण है उच्च कोटि का चरित्रवान, कुशल प्रशासनिक क्षमता, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। उपरोक्त सभी। प्रधानाचार्य के कर्तव्य और दायित्व हैं शिक्षण व्यवस्था संबंधित, प्रशासनिक, विद्यार्थियों से संबंधित। उपरोक्त सभी। प्रधानाचार्य की प्रमुख समस्याएं हैं अत्यधिक कार्यभार होना, धन की कमी, शिक्षण संबंधित संस्थाओं का अभाव। उपयुक्त सभी। राष्ट्र की शैक्षिक, राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रगति शिक्षक पर आधारित है।
शिक्षक एक ज्योतिपुंज है जो राष्ट्र को प्रकाशित करता है। राष्ट्र का स्थापत्य कलाकार कहा जाता है। राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र का भविष्य उसके कंधों पर टिका होता है। राष्ट्र का स्थापत्य कलाकार उपरोक्त सभी। बालक का शारीरिक, संवेगात्मक, भावनात्मक विकास शिक्षक के द्वारा होता है। सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था सुयोग्यता शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाता है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूसरी शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर का। शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षक को किसके समान बताया है? मोमबत्ती के। शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बालक के लिए देवता स्वरूप माना है। माता को, पिता को, आचार्य को, उपयुक्त सभी को। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। H.P. वेल्स का कथन है। शिक्षा मनुष्य का निर्माता शिक्षा मनुष्य का निर्माता है कथन है जॉन एडम्स का। जैसा शिक्षक होगा वैसा ही उसका विद्यार्थी, यह कथन है पीसी रैन का। वे राष्ट्र के भाग्य निर्णायक हैं कथन है हुमायूं कबीर का। शिक्षक वास्तव में भविष्य का निर्माता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। किसी भी शिक्षण संस्थान एक संपूर्ण शिक्षा पद्धति में गत्यात्मक शक्ति है। शिक्षण संस्थान का हृदय माना जाता है छात्र। एक आदर्श शिक्षक को माना जाता है बंधुत्व की भावना का निर्माण शिक्षण प्रक्रिया निर्माता, समाज का निर्माता। डॉक्टर एक एल क्लैप ने एक आदर्श शिक्षक के व्यक्तित्व का गुण बताया है संबोधन, उत्साह, आदर्शवादिता। अमेरिका के वागले तथा कैथ ने एक आदर्श शिक्षक के व्यक्तित्व का गुण बताया है नेतृत्व की क्षमता, चतुर्थ, अच्छा स्वर, उपरोक्त सभी। बागले तथा कैथ ने एक आदर्श शिक्षक के व्यक्तित्व के कितने गुण बताए हैं? 12। शिक्षक में व्यक्तित्व दृष्टि से गुण होना चाहिए। वेशभूषा का, उत्तम स्वास्थ्य का, आवाज़ या स्वर का। शिक्षक में व्यावसायिक दृष्टि से गुण होना चाहिए। मनोविज्ञान की जानकारी, विधियों में निपुणता, आवाज़ या स्वर का, युक्त सभी का। शिक्षक में सामाजिक दृष्टि से गुण होना चाहिए। दूसरों के साथ संबंध, राष्ट्रीयता की भावना, धर्मनिरपेक्षता, उपरोक्त सभी। शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सहायक भूमिका है। यह सूचना देने वाला होना चाहिए, वह साधन उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए, वह शिल्पकार व कलाकार के रूप में कार्य करे और छात्रों को सीखने की सुविधा प्रदान करने में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। छात्रों को क्रियाशील बनाने का अवसर प्रदान करें, बालकों में संवेगात्मक विकास करना शिक्षण व्यक्तित्व निर्माण का साधन है। पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका, छात्रों के साथ व्यक्तित्व संपर्क करना, शिक्षक को अभिभावकों के संपर्क स्थापित करना चाहिए। बेहतर सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। सभी कुशल नेतृत्व बनने के लिए शिक्षक को किन योग्यताओं का विकास करना आवश्यक है? शिक्षक अपने विषय में निपुण होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार सहानुभूति और धैर्य वाला होना चाहिए। शिक्षक में समस्या समाधान की योग्यता से संबंधित कौशल होना चाहिए। कक्षा कक्ष ऐसा साधन है जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं, जहाँ पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बनाया जाता है और निर्देशात्मक परिस्थितियों में नियम बनाए जाते हैं। हुमन का कथन किसका? हुमन का। मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग कृति है I.K. डेबोस्क की। कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत समस्त तत्वों का प्रबंध शामिल होता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कथन है श्रीमती R.K. शर्मा का। कक्षा प्रबंधन का अभिप्राय कक्षा के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के मनोवैज्ञानिक एवं विधिक प्रबंधन से है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। कथन है प्रोफेसर S.K. दुबे का। कक्षा प्रबंधन के घटक भौतिक वातावरण, भौतिक घटक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटक, मनोवैज्ञानिक घटक को सभी। कक्षा प्रबंधन का सामाजिक सांस्कृतिक घटक निर्भर करते हैं शिक्षक तथा छात्रों में पारस्परिक सहसंबंध, छात्रों के परस्पर संबंध, प्रधानाचार्य और शिक्षकों में सहसंबंध, उपरोक्त सभी। कक्षा कक्ष प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत हैं आत्मनियंत्रण, समझ और स्वीकृति, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत।
कक्षा कक्ष प्रबंधन का विशिष्ट सिद्धांत है। स्पष्ट नियम, अच्छा वातावरण, पुरस्कार उपरोक्त सभी। बंद करो जी। कक्षा कक्ष प्रबंधन की तकनीकी है। व्यवहारिक परिवर्तन तकनीकी, समूह क्रियाएं, छात्र उत्तरदायित्व उपरोक्त सभी। कक्षा कक्ष के उत्तम प्रबंधन के उपाय है। व्यवहार परिवर्तन तकनीकी, समूह क्रियाएं, कक्षा में नियमों का प्रयोग उपरोक्त सभी। समय सारणी के प्रकार है। शिक्षण के अनुसार, कक्षा के अनुसार, विषय के अनुसार उपरोक्त सभी। कक्षा कक्ष के उत्तम प्रबंधन के उपाय हैं। समूह क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन तकनीक, कक्षा में नियमों का प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन की तकनीक है। व्यवहार परिवर्तन तकनीकी, समूह क्रिया, छात्र उत्तरदायित्व। कक्षा कक्ष प्रबंधन का विशिष्ट सिद्धांत ये हो चुका है। समय सारणी का प्रकार है। शिक्षण के भी हो चुका है। समय सारणी का लाभ, महत्व, गुण। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में अवसर मिलते हैं। सभी कार्य नियम कायदे के अनुसार होते हैं। इससे समय स्पष्ट नष्ट नहीं होता। तो समय सारणी का उद्देश्य है विद्यालय के विद्यार्थियों के वर्ष भर कार्य में व्यस्त रखना, छात्र एवं अध्यापक अपने कार्य में प्रति सजग बनाना, विद्यालय में होने वाले पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को उचित स्थान देना। समय तालिका में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक समय तालिका के निर्माण का प्रभारी होता है। प्रभारी शिक्षक समय तालिका का वितरण करता है। प्रत्येक शिक्षक अपने शिक्षण कार्यों को अपनी डायरी में अंकित कर लेते हैं। उपरोक्त सभी। समय सारणी निर्माण का सामान्य सिद्धांत है। रुचियों के अनुसार विषयों को चयन का अवसर, शिक्षणों की रुचि और योग्यता पर ध्यान, अध्यापक और छात्रों का संपर्क। उपरोक्त सभी। समय सारणी निर्माण का विशिष्ट सिद्धांत है। समय तालिका का पूर्णतः, समय का निश्चय, दिवसों का क्रम। उपरोक्त सभी। समय तालिका के निर्माण की व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। शिक्षक का अभाव, धन का अभाव, अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति। समय सारणी का गुण है योग्यता अनुसार कार्य का वितरण, सदा कर्म में व्यस्त रहना, धन का अभाव। उपरोक्त सभी। अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों के नियंत्रण के अधीन करना है, जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। टीपी नन का। अनुशासन का अर्थ है व्यवहार के कुछ नियमों का पालन करना। यह कथन है हेनरी मार्टिन का। अनुशासन प्रेम के ऊपर आधारित है, उसी के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। पेस्टोलॉजी का। वह व्यक्ति अनुशासित है जिसको अपने कार्यों पर विचार करने और उन्हें इच्छानुसार कार्य में परिणत करने का प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है। डीवी का। अनुशासन के संबंध में सत्य कथन है। अनुशासन में व्यवस्था के नियमों का पालन करना होता है। अनुशासन व्यक्ति कार्य से पहले उनके औचित्य पर विचार करता है। अनुशासन प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित। उपयोग सभी। अनुशासन से संबंधित दृष्टिकोण है। उत्तम अनुशासन सहयोग पर आधारित होना चाहिए। अनुशासन को स्थापित करने के लिए दंड का प्रयोग न किया जाए। बालकों के अनुशासन के महत्व के विषय में अवगत कराया जाए। एडम्स महोदय ने दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर अनुशासन के प्रकार बताए हैं। 4। एडम्स महोदय के अनुसार अनुशासन का प्रकार है दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन। उपरोक्त सभी। अनुशासनहीनता का व्यक्तिगत कारण है। छात्रों का शारीरिक और मानसिक असंतुलन, बौद्धिक हीनता, संवेगात्मक असंतुलन। उपरोक्त सभी। अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण है। संयुक्त परिवार का टूटना, असुरक्षा की भावना, नारी स्वतंत्रता। उपरोक्त सभी। अनुशासनहीनता का सामाजिक कारण है। सांप्रदायिक संघर्ष, राजनीतिक उथल पुथल, धार्मिक विरोध। उपरोक्त सभी। अनुशासनहीनता का आर्थिक कारण है। आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, गरीबी। उपरोक्त सभी। अनुशासनहीनता का नैतिक कारण है। उद्देश्य विहीनता, शिक्षा, दूषित परीक्षा प्रणाली, नैतिक शिक्षा का अभाव। उपरोक्त सभी। शैक्षिक साहित्य में अनुशासनहीनता के निवारण के लिए सुझाया गया उपागम है दंडात्मक उपागम, प्रतिकारी उपागम, उदाहरण उपागम। अनुशासनहीनता को रोकने का ठोस रचनात्मक उपाय है। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
क्रमालिखित क्रियाओं का रूप है। स्काउटिंग, एनसीसी, सांस्कृतिक कार्य। बाह्य एवं आंतरिक अनुशासन की स्थापना किन नियमों के आधार पर की जाती है? आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास की भावना, छात्रों की समस्याओं को जानना। अनुशासन बनाने की सकारात्मक तकनीकी है पुरस्कार, नैतिक शिक्षा, पारस्परिक सहयोग। विद्यालय में छात्रों को दंड देने हेतु अपनाया गया तरीके हैं डांटना, मारना, कक्षा में प्रवेश नहीं करने देना। अनुशासन बनाने की नकारात्मक तकनीकी है दंड, आलोचनात्मक दृष्टिकोण और वह दोनों। प्राथमिक स्तर पर अनुशासन की समस्या का कारण है योग्य व आदर्श शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण शिक्षक व्यवस्था, सहशिक्षा। उपरोक्त सभी। अनुशासनहीनता के लिए विद्यालय किस रूप में जिम्मेदार हो सकता है? विद्यालय भवन का अनुचित स्थान पर होना, विद्यालय साधन संपन्न न होना, विद्यालय का समाज के अनुरूप न होना। उपरोक्त सभी। इस तरह हमारा ये समाप्त होता है।